हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सभी बच्चों, हम करा रहे हैं आपको 12वीं क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है समग्र मांग, समग्र पूर्ति और धारणाएं। समष्टिगत अर्थशास्त्र की समग्र मांग, समग्र पूर्ति और धारणाएं। और इसमें हमारा टॉपिक समग्र मांग, समग्र पूर्ति दोनों हो चुके थे। इसके बाद हमारा उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति भी हो चुका था। और जो आज का टॉपिक है वो हमारा, क्योंकि हमने आपको पता है मांग बराबर C जमा I, पूर्ति बराबर C जमा S। तो हमने इन दोनों बातों पर, उपभोग पर, बचत पर बातें कर ली हैं। और क्योंकि मांग और पूर्ति समष्टि शास्त्र में बराबर होते हैं, तो आज हमारी बातें रहेगी इन्वेस्टमेंट पर। आई से इन्वेस्टमेंट या आप कहें निवेश। तो आज का टॉपिक आपका निवेश। निवेश के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले निवेश है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम निवेश का व्यवहार और निवेश के फलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निवेश के परिभाषा देख लेते हैं। क्या निवेश में उत्पादन, निवेश में उत्पादन के टिकाऊ यंत्रण, नए निर्माण, स्टॉक में होने वाले परिवर्तन पर किए खर्च को शामिल किया जाता है। क्या निवेश में क्या क्या शामिल होते हैं? टिकाऊ यंत्र, किस किस में निवेश में ध्यान से देखें आप। निवेश में टिकाऊ यंत्र, या आप टिकाऊ यंत्र भी ले सकते हैं, या उत्पादन के टिकाऊ यंत्र, नए निर्माण, उत्पादन के टिकाऊ यंत्र हो चाहे, या नए निर्माण हो, या स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में बढ़ोतरी, जो शाखा उत्पादन करे उसमें स्टॉक में परिवर्तन पर होने वाले परिवर्तन पर, वृद्धि होने पर होने वाले खर्च को शामिल किया जाता है। बहुत बार देखा है कि मैंने विद्यार्थियों को निवेश के बारे में सही क्लियरेंस नहीं होता, तो स्टूडेंट्स फिर बता देते हैं कि निवेश क्या है। निवेश है वो उत्पादन के टिकाऊ यंत्र, उत्पादन के जो टिकाऊ यंत्र है, यंत्र या यंत्रों पर, टिकाऊ के यंत्रों पर, नया निर्माण पर और स्टॉक में वृद्धि पर जो खर्च होता है, उस खर्च को हम शामिल करते हैं। चाहे तो पहले स्टॉक, उस स्टॉक में जो वृद्धि की, या अपने उत्पादन के जितने भी यंत्र है, मशीनरी है, उस पर खर्च किया, या आपने कोई नया निर्माण किया, जो इन पर खर्च किया जाता है, उस खर्च को हम निवेश करते हैं। तो मेरे ख्याल में सभी छात्रों को अच्छे से ध्यान में आ गया होगा कि निवेश होता क्या है। इसको जानने के बाद हमें जानना ये जरूरी है कि निवेश होता कितने प्रकार का है। तो ये निवेश आपका 2 प्रकार का होता है। निवेश पहला है प्रेरित निवेश, प्रेरित निवेश 1 नंबर। और 2 नंबर पर आपका है स्वचालित निवेश। ये 2 प्रकार के निवेश हैं आपके। नंबर 1 प्रेरित निवेश, जिसको हम इंग्लिश में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं।
प्रेरित निवेश वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में आय और लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। आय के उच्च स्तर पर उपभोग व्यय बढ़ता है। उपभोग व्यय में होने वाली वृद्धि या मांग में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादकों को लाभ की आशंसा में वृद्धि होती है, अतः ये अधिक निवेश के लिए प्रेरित होते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश और आय के स्तर में धनात्मक संबंध है। देखिए ये जो प्रेरित निवेश ये क्या होता है, हम एक रेखा चित्र के जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां हम इनकम ले लेते हैं, आय, और यहां पर निवेश ले लेते हैं। निवेश जैसे ये हमारा इतना है, आय है, तो हमारा निवेश ये है, और यदि हमारी आय बढ़ जाती है तो हमारा निवेश बढ़ जाता है। L1 L2 लेवल 1 पर हमारा निवेश ये है, इसको आप ये निवेश है L1 पर, L2 पर हमारा निवेश ये है, तो ये हमारा निवेश है। और ये हमारी वक्र है निवेश की, NN निवेश वक्र। इतनी आय पर निवेश इतना है, इतनी आय पर इतना है, यानी जो निवेश होता है वो आय बढ़ने की आकांक्षा से किया जाता है। हर लोग इसलिए इसको प्रेरित कहते हैं कि लोगों आय में और लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। आय के ऊंचे स्तर पर उपभोग व्यय बढ़ता है। उपभोग व्यय में होने वाली वृद्धि या मांग में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादकों को लाभ की आशंका रहती है कि जितना वो अपने फैक्ट्री पर लगाएंगे, अपने उत्पादन पर जितना लगाएंगे, उससे उन्हें कई गुना होने की उम्मीद होती है, तभी वो उस पर खर्चा करते हैं। तो ये जितनी आय बढ़ती जाएगी या जितना उसको लाभ ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वो निवेश पर भी खर्चा करेगा। इसलिए निवेश है वो लाभ पर और आय पर निर्भर करता है, इसलिए इसको प्रेरित निवेश कहते हैं, क्योंकि ये लाभ की प्रेरणा से किया जाता है। लाभ इसके लिए प्रेरणा होता है, जितना निवेश करता है वो इसलिए करता है कि ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। दूसरा इसके अलावा हमारे पास है वो है स्वचालित निवेश। स्वचालित निवेश वह निवेश है जो आय के स्तर में होने वाले परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। ये निवेश इसी प्रकार इनकम और इधर इन्वेस्टमेंट, यहां यदि इसको ले तो ये इन्वेस्टमेंट ये होकर हमारे ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि यो रहेगी। चाहे आय का लेवल इतना हो, चाहे का लेवल इतना हो, चाहे का लेवल आपका ये हो, तो इस पर आपका निवेश नहीं, जो आपका निवेश वक्र है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार कल्याण कार्यों के लिए खर्च करती है। वह खर्च करती है जो लोगों की आय होती है, ये किसी लाभ के लिए नहीं होता। दूसरी बात ध्यान रखनी है, जो ये प्राइवेट फर्म होती हैं, प्राइवेट पूंजीपति या जो भी लोग होते हैं, वो ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि इसमें आय बढ़ाने के सोर्स जरूर किए जाते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट इसमें ऑटोमेटिकली होता है, किया जाता है, लेकिन इसमें लाभ से प्रेरित होकर के नहीं की जाती। ये सार्वजनिक या सरकारी कामकाज में सरकार द्वारा किया जाता है या सार्वजनिक कामों में होता है, क्योंकि ये कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। स्वचालित निवेश वह निवेश है जो आय के स्तर में होने वाले परिवर्तन से स्वतंत्र है। इस पर लाभ की संभावित दर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में स्वचालित निवेश वह निवेश है जो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए, ये जो निवेश इसमें निवेश किया जाता है, इसमें निवेश इतना ही, ये आय बढ़ाने के साथ साथ जो निवेश है ये
कल्याण के लिए बढ़ाया जाता, लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं बढ़ाया जाता। इसलिए इसको हम ऑटोमाउंस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑटोमाउंस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑटोमाउंस के इन्वेस्टमेंट को प्रकट करता है। यह आय से बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे आय कुछ भी हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के किया जाता है, सार्वजनिक कार्यों में किया जाता है, कल्याण लोगों के कल्याण हेतु किया जाता है। इसलिए इसको ऑटोनॉमस स्वचालित निवेश कहते हैं, क्योंकि इसमें चाहे लाभ हो चाहे ना हो तो भी निवेश सरकार करती है, ताकि लोगों की आय बढ़े, ज्यादा व्यय हो, फिर आय बढ़े, व्यय हो। परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि स्वचालित निवेश वह निवेश जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। स्वचालित निवेश आय के सत्र में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता, परंतु इसका मतलब यह भी नहीं कि स्वचालित निवेश कभी भी कम या अधिक नहीं होता। सरकार इच्छा अनुसार स्वचालित निवेश के सत्र को कम या अधिक कर सकती है। इसलिए स्वचालित निवेश रेखा के ऊपर नीचे भी खसक सकती है। ये रेखा है, ये निवेश की रेखा सब ऊपर नीचे भी खसक सकती है, लेकिन वो सरकार चाहती है तो होता है, वरना नहीं, वो किसी प्रेरणा से नहीं होता। तो इस प्रकार आपने दोनों प्रकार के निवेशों के बारे में जाना। एक पहला जो प्रेरित निवेश है वो लोगों के प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसको प्रेरित निवेश कहा गया है। दूसरा है जो चाहे फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन सरकार के द्वारा फिर भी किया जाता है, उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो ये थे हमारे निवेश के बारे में। अब अगला हमारा चलता है निवेश के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। निवेश के निर्धारक तत्व, महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व, निवेश के निर्धारक। इसके तत्व दो हैं। एक तो है पूंजी की सीमांत कुशलता, ये दो है। नंबर एक, पूंजी की सीमांत कुशलता, ये प्रभावित करती है किसको? निवेश को। पूंजी की सीमांत कुशलता ये निवेश को प्रभावित करती है, इसलिए हम इसको निर्धारक तत्व कहते हैं। इसके द्वारा निर्धारित होता है, या इसको कह सकते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पूंजी की सीमांत कुशलता अतिरिक्त निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ की संभावना से है। देखिए, जहां भी ये सीमांत शब्द आ जाता है वहां अतिरिक्त इकाई से मतलब होता है कि हम पूंजी की अतिरिक्त इकाई लगाएंगे तो जो संभावित आय है वो कितनी गुना बढ़ेगी या कितनी ज्यादा बढ़ेगी, इसके अंतर को हम सीमांत कुशलता कहते हैं। कि जो अलग से आप खर्च कर रहे हैं उसके कारण उसकी आय में कितना परिवर्तन होने जा रहा है। पूंजी की सीमांत कुशलता किसी पदार्थ की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से है। पूंजी की सीमांत कुशलता
पूंजी की अतिरिक्त और किसी भी पूंजी की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से है। कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, पूंजी का कोई पदार्थ है, वस्तु है, उसकी अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में ध्यान से देखना आपको, ये जो उस पर वस्तु पर लागत खर्च हुई है उसकी तुलना में मिलने वाले लाभ की दर से है। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से, कोई भी वस्तु है, कोई भी पूंजीगत वस्तु, उस पूंजीगत वस्तु में हम जब निवेश करते हैं, अतिरिक्त इकाई का निवेश करने से, उस पदार्थ या उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी जो लागत की अपेक्षा उससे होने वाले लाभ की दर से है। यानी जितनी लागत हमने लगाई उससे ज्यादा लाभ जो हमें हो रहा है उस दर से है। हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न कर लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन की पूर्ति कीमत 1000 रुपए है और यह मशीन 1 वर्ष तक चलती है। इसके बाद यह काम करने के योग्य नहीं रहती। 1 वर्ष में इसमें 1100 रुपए कमाने का अनुमान है, तो मशीन की लागत पर लाभ 1100 माइनस 1100 रुपए होगा। मान ली मशीन की लागत कितना बताया, 1000। जो पूंजी कीमत कितनी है, 1000 की, वो वस्तु ले ली। ठीक है, इस वस्तु को लेके उसके जो 1 वर्ष की इसकी आयु है, कितनी है, 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद ये बिल्कुल कोई काम नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसकी जो पूंजीगत वस्तु है, इससे हमें 1100 रुपए मिलेंगे। 1100 मिलने की संभावना है। जो इससे आय प्राप्त होगी, जो 1000 का खर्चा किया हमने, कितने, 1100 रुपए मिलने की। तो इससे हमें लाभ कितना हुआ, 1100 में से यदि आप 1000 निकाल दें, 1000 तो मशीन पे आपके लग चुके हैं, 100 रुपए ये आपके लाभ है, अतिरिक्त इकाई। यानी आपने 1000 रुपए लगाने से उसको 100 रुपए का लाभ हुआ, जो काम आप पहले कर रहे थे। इससे निवास के कितनी, तो इसकी कुशलता कितनी हुई, इसकी सीमांत कुशलता क्या हुई, कितना, 100 रुपए लाभ आया। तो 100 बटे कितना था, 1000 बटे 100, 100 बटे 1000 गुणा में 100, तो 20 घट गई, 10% इसकी सीमांत कुशलता है। अर्थात इस वस्तु की जो कीमत है और जो लाभ आया है वो इसका 10% आया है, तो इसको हम बोलेंगे सीमांत कुशलता। तो इस उदाहरण से निवेश की सीमांत कुशलता पदार्थ से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय, जो इसमें हमने 1100 बताई है, और पूर्ति कीमत जो हमने 1000 बताई थी, ये 1100 रुपए 1000 पर निर्भर करते हैं। ये जो 1100 रुपए हैं, इस पर निर्भर करते हैं 1000 लगाने पर, और इसको लगाने से हमें ये प्राप्त हुए हैं, और लाभ हमें 100 रुपए प्राप्त हुआ है। तो 100 रुपए हमें, जो 100 रुपए लाभ प्राप्त हुए, कितने पे मिले थे, 1000 रुपए। तो हमें 1000 पे मिले 100 रुपए, 1 पे मिले बटे 1000, और गुणा में 100 पे कितने मिलेंगे, गुणा में 100। तो 20 से 0, ये 10% आपकी सीमांत कुशलता होगी। तो मेरे ख्याल में आपको ये ठीक समझ में आया और अच्छे से। अनुमानित आय से समग्र आय से है, जिसका किसी पूंजीगत पदार्थ का प्रयोग करने से कार्यकाल की समग्र अवधि में प्राप्त होने के अनुमान से है। जो समग्र आय है उसका मतलब ये होता है कि ये जो आय है हमें 1100 मिली है। हो सकता है ये मशीन की आयु 1 ही साल थी, इस मशीन की आयु ज्यादा है, आयु मान लिया 2 साल है इसकी,
तो इसके और आगे बढ़ जाएगी। दूसरे साल हमें इससे 500 मिलते हैं, तो इसका मतलब हमें 1600 रुपये मिलेंगे। और 1600 रुपये मिलने कितने, 1000 रुपये मिले। तो हमारा बेनिफिट कितना आया, जो लाभ आया वो 600 रुपये आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुमानित आय को हम जो एक समीकरण है हमारे, उस समीकरण के अनुसार हम आपको बताते हैं कि कैसे है कि अनुमानित आय जैसे कि शब्द से पता लग रहा है कि अनुमान लगाना, अनुमान लगाने को अनुमानित आय कहते हैं। से अभिप्राय उस समग्र शुद्ध आय से है अनुमानित आय उस समग्र आय से है, समग्र शुद्ध आय से होता है जिसका किसी पूंजीगत पदार्थ के प्रयोग करने से किसी पदार्थ का देखिए उस समग्र, उस शुद्ध समग्र आय से जो किसी पूंजीगत पदार्थ का प्रयोग करने से उसके कार्यकाल की उसके समग्र समग्र कार्यकाल का मतलब पूरे कार्यकाल जितने जीवन वो चलती है, जितने में वो चलती है पदार्थ, जो आपकी मशीन है उसकी उसकी समग्र कार्यकाल या उसके कार्यकाल की समग्र अवधि में प्राप्त होने का अनुमान होता है। उसके समग्र कार्यकाल में प्राप्त होने का अनुमान होता है। प्रिय छात्रों, आपको जैसा पता है कि सभी के सभी लाभ से प्रेरित होकर ही निवेश करते हैं, तो निवेश है वो ये चाहता है कि जो है तो उससे बढ़कर आए, इसलिए तो निवेश करेगा, वरना तो निवेश करेगा नहीं। यदि उसकी आय पहले से ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो वो अपने जो भी आय पहले से लगाई हुई है, पूंजीगत निवेश किया हुआ है, उस निवेश को बढ़ाएगा नहीं। वो निवेश को कब बढ़ाएगा, यदि उसको पहले से ज्यादा और आय होने की उम्मीद है। आय अनुमानित शब्द को लिखा है, जरूरी नहीं कि वो आय उसको मिले, किसी कारण से उसके उत्पादक क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ हो सकती है, कोई हानि नुकसान आंधी बाढ़ के कारण तो उसको ना भी मिले, इसीलिए हमने एक शब्द यूज किया है अनुमानित। तो अनुमानित आय होती है, अनुमानित आय को हम पीवाई से कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे पूंजीगत पदार्थ की ज्यादा से उत्पादित वस्तुओं को बेचने से समग्र आय से जो उत्पादन लागत होती है उससे अनुमानित आय निकाली जा सकती है। मान लीजिए किसी मशीन की अवधि 2 वर्ष है और पहले वर्ष 750 रुपए, दूसरे 750 रुपए का नाम होने का अनुमानित आय है। क्योंकि इसके लिए सूत्र हम लिखेंगे कि पहले वर्ष जो क्वांटिटी कितनी मिली है, दूसरे साल कितनी है और तीसरे साल कितनी है। इस प्रकार से हम प्लस करते जाएंगे और क्यू का एन लिखेंगे। जितने भी 12 है, जितने साल उसकी अनुमानित जीवन अवधि है उसके कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी मशीन की अवधि 2 वर्ष है और उसके साथ पहले वर्ष से 750 रुपए होते हैं। पहले वर्ष कोई मशीन है, पहले वर्ष हमें 750 रुपए मिले, दूसरे वर्ष हमें से 250 रुपए, 250 या 450 देख रहे 450 ले लेते हैं, 450 मिले। ये 2 साल तक काम करती है मशीन। अवधि कितनी है, 2 वर्ष। तो उस मशीन की जो उत्पादकता कितनी होगी, 0, 0, 1200।
मान लिया हमने कोई मशीन ली थी, जैसे कि पहले भी हमने मशीन ली, वो 1,000 रुपये में ली हमने, 1,000 रुपये की खरीदी मशीन। पहले साल उससे उत्पादन हुआ हमारा 750, दूसरे साल उत्पादन हुआ हमारा उससे 450, तो टोटल उत्पादन निकला 1,200 रुपये। मशीन कितने ली? 1,000 की, तो कितने 200 रुपये का आपको लाभ हुआ। इस लाभ के उद्देश्य से ही आदमी ने निवेश किया था। अनुमानित आय भविष्य में होने वाले आय पर निर्भर करती है, परंतु भविष्य अनिश्चित होता है, किसी भी व्यवसाय में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को व्यवसायिक आशंकाएं कहते हैं। व्यवसायिक आशंकाएं उन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के संबंध को जानने वाले आशंकाएं जो निवेश में प्राप्त होने वाली आय को प्रभावित करती हैं। इसके बाद पूंजी की पूर्ति कीमत, ये क्या था आपका? ये था आपका अनुमानित आय, निवेश का अनुमानित आय। दूसरा आपका इसके बाद हमारा आता है पूर्ति कीमत। कार्य कुशलता को ये दो चीजें बात बड़ी प्रभावित करती हैं। किसी पूंजीगत पदार्थ की सीमांत कुशलता को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व कीमत है। पूर्ति की कीमत से अभिप्राय वर्तमान पूंजी वस्तुओं की कीमत से नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान पूंजीगत वस्तु या मशीन के स्थान पर उसी प्रकार की नई मशीन की लागत क्या होगी। पूर्ति कीमत, पूर्ति करनी है, मान लें हमने एक अतिरिक्त इकाई लगानी है, क्योंकि हम कर रहे हैं सीमांत कुशलता। हम क्या कर रहे हैं, निवेश की जो हमने हमने इसे बताया था आपको, हम टॉपिक कौन सा कर रहे थे? टॉपिक कर रहे थे हम पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी निर्धारित होगा पूंजी, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। और इसमें ए पार्ट में हमने पढ़ा था, अभी अभी जो मैं आपको पढ़ाया था, ए पार्ट में हमने पढ़ा इसका, वो था अनुमानित आय। इसी के अंदर, क्योंकि ये दो प्रकार के हैं ना, ये एक था अनुमानित आय, यह अनुमानित आय पर करती है डिपेंड, और दूसरी करती है पूर्ति कीमत। तो स्टूडेंट, इस चीज को हम डीपली पढ़ चुके हैं। ए भाग को हमारे पास है, बी भाग है, इस बी भाग को हमने करना है। और जो पूर्ति कीमत हुआ कहते हैं वस्तु की पूर्ति करना। जैसे हमारे पास पुरानी मशीनें लगी हुई है, उनके स्थान पर हमने एक और मशीन लगानी है, तो उस मशीन की कीमत कितनी लगेगी? फिर से देखिए, पूर्ति कीमत से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं की कीमत पूर्ति से नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान पूंजीगत वस्तु, वर्तमान पूंजीगत वस्तु, पहले जो बोला गया उनकी उनसे नहीं, हमारा जो हम वर्तमान में अब लगाने, वर्तमान पूंजीगत वस्तु या मशीन के स्थान पर, वस्तु के स्थान पर नई पूंजीगत वस्तु है जो हमारी लगी हुई है, जो वर्तमान में लगी हुई है, उस स्थान पर उसी प्रकार की नई, उस स्थान पर उसी प्रकार की उसी प्रकार की नई वस्तु या मशीन, नई वस्तु या मशीन की लागत क्या होगी। ये पूर्ति कीमत है। यहां पूर्ति कीमत का अर्थ पूरी निवेश में जो आपने मशीन लगाई हुई है उन मशीनों की कीमत से नहीं है, बल्कि वर्तमान में वो वस्तु जिसको हमने हटाना है
या जिसके स्थान पर हमने कोई नई वस्तु लगानी है उसकी आज के समय में कीमत क्या होगी, इससे हमारा ये मतलब है। फिर से आते हो पूंजीगत वस्तु की पूर्ति कीमत को पुनः स्थापन लागत भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इस चीज को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी इसको जो मशीन पहले लग रही है उसको हमने बदलना है, बदल के साथ हमने दूसरी मशीन लगानी है, उसकी लागत क्या होगी, इसका मतलब ये है। तो ये आपका मान लीजिए किसी कोई सी मशीन है कपड़े बनाने की, उसके अंदर 10 सिलाई मशीनें हैं। यदि एक मशीन पुनः स्थापन करने के लिए उसी प्रकार की नई मशीन की कीमत 10,000 रुपए है तो इसे पूर्ति कीमत कहा जाएगा। लाभ की दर का अनुमान पूर्ति कीमत के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। संभावित प्रतिशत दर के शिथिल होने पर पूर्ति जितनी कम होगी, लाभ की दर निवेश की सीमांत कुशलता उतनी ही अधिक होगी। अनुमानित आय और पूर्ति के मूल्य को ज्ञात करने के लिए पूंजीगत सीमांत अनुमान लगाना उस बट्टे दर के उपयोग में लगाया जाता है जो दोनों के बराबर होता है। अर्थात एसपी बराबर एसपी बराबर सप्लाई ऑफ प्राइस, पूर्ति कीमत। ये एक सूत्र बन गया आपका, पूर्ति कीमत सप्लाई प्राइस। कैसे निकालेंगे सप्लाई प्राइस, PY1 वाई वस्तु तो इनकम के लिए वो बटे में 1 जमा में M जमा में 2 PY2 और बटे में 1 जमा M2 PY3 बटे में 1 जमा में M3। इसी प्रकार ये आपका प्लस होता रहेगा PYN बटे में 1 जमा में MPN। ये संख्या जितनी अपनी बार जोड़ सी संख्या जाती जाएगी आपका होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसकी संख्या ये बढ़ जाएगी। पहली है, इसको यहां नीचे लिखे, ये दूसरी है इसको यहां लिखे, ये तीसरी इसकी यहां लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। और एन को भी आप PY के नीचे लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे नीचे। इस प्रकार आपका ये सूत्र बन जाता है। या हम कह सकते हैं PSP बराबर जितने साल है उसकी पहले वर्ष के, यदि 2 वर्ष है तो हम इन 2 को लेंगे, 3 वर्ष है तो यहां तक ले लेंगे, जितने वर्ष होगा उतने तक चली जाएगी। पहले वर्ष की एसपी निकालनी है तो इतनी निकलेगी, दोनों वर्षों की निकालनी है तो इतनी निकलेगी, 3 वर्षों की निकालनी है तो इतनी निकलेगी। जितने वर्षों की निकालनी है उस तक आप लेते जाएंगे। इस प्रकार आपका सूत्र क्या बन गया, एसपी बराबर PYN नंबर, जितना नंबर है जितना साल का उतनी, और बटे में 1 जमा में M की घात N, जितना N है, जितना नंबर है 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, वो आपका नंबर हो जाएगा। यदि हम इसको हल करें, सरल करें तो ये आपका कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आया हूं एसपी, ये यहां बटे में है, यहां गुणा में हो जाएगा 1 जमा में MN बराबर PYN हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका एक सूत्र बन गया। NN बराबर क्या रहेगा हमारा M, जो उसकी
निवेश की सीमांत कुशलता है वो क्या आएगी, पी वाई बटे एस पी। एम यहां है, एस पी जमा में, इसको यदि हम भाग में, इसके भाग में लेके जाएं, यहां इसके गुणा में था तो ये इसके बटे में जाएगा, एस पी बटे में जाएगा, एस पी हो गया, ये एन लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां एन है, एम एम निकालना है, ये पावर आपकी 1 जमा में एन, एम बराबर ये एस पी यहां से चला गया, यहां था आपका एस पी, दोबारा से इसको हम करेंगे तो 1 जमा में एम एन बराबर पी वाई बटे एस पी, और एम बराबर एन पी वाई बटे पी वाई बटे एस पी। ये आपका सूत्र निकलेगा। इस सूत्र के हिसाब से आप सीमांत कुशलता ज्ञात कर सकते हैं जितने वर्ष की है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए, यदि इसका एक सवाल भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन है, उसकी पूर्ति 1000 रुपए है और उसकी अवधि 2 वर्ष है। 2 वर्षों में उस मशीन से समग्र आय वो 1210 रुपए प्राप्त होती है। एम बराबर के, चलो पहले हम लिख लेते हैं, रकम लिख लेते हैं। तो मशीन है, लागत है वो कितनी है, 1000 रुपए। अवधि जो उसकी उम्र है, आयु है मशीन की 2 वर्ष। अनुमानित आय 1210 रुपए ये मिलती है। इसको लगाने पर 2 साल बाद उसको 1210 रुपए हमें प्राप्त होते हैं। तो हम जो सूत्र आपको बताया था, वो सूत्र बताया था आपको, एम बराबर एन वर्गमूल पी वाई बटे एस पी। तो हमारे पास यहां एन एम बराबर निकालेंगे तो हमारा एन क्या है, अवधि 2 वर्ष है, 2 लिखेंगे। पी वस्तु की कीमत कितनी है, 1000 है, 1000 लिखेंगे। एस पी वस्तु की कीमत, आय कीमत आय, अनुमानित आय, अनुमानित आय उसकी 1210 है और कीमत उसकी 1000 है। इस प्रकार इनकी सहायता लेकर के हम करेंगे तो ये आपका आ गया, 0 से 0 कट गया, जो आपका 11 के लिए 121, जो हो गया आपका 11 और 10, 11 10 का वर्गमूल तो वर्ग, इससे ये कट गया आपका 2 था, बच गया आपके 1110, 1110 11 बटे 10 -1। इस सूत्र में जो हमारा ये माइनस था, ये माइनस तो रह गया, -1। तो ये आपका नीचे आया 10, -1 निकालेंगे आप, 11 में से 10, 11 बटे 10 -1, 11 बटे 10 -1, 1 बटे 10, 1 बटे 10, ये लोग तमाम आपका 10, यहाँ 11, ये 10 का 10, ठीक है, 1 बटा 10 आ गया आपका, या इसको आप कहेंगे 0.1, ये आपकी m बराबर आ गई, जिसको आप m बराबर कहेंगे। इस प्रकार ये आपका आज का टॉपिक था। मैंने कोशिश की है, आप भी कोशिश करना, आराम से करते हुए सीख जाएंगे।
इसी प्रकार आप करते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।